आज से हम लोग पढ़ेंगे होम्योपैथिक एग्रीवेशन क्या है। ठीक है, 157 एफोरिज्म से लेकर 161 तक टोटल 5 एफोरिज्म पढ़ेंगे। तो जैसे हम लोग ऑर्गेनल पढ़ते हैं ना, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ना चाहिए ताकि वो समझ में आए। अगर सोचो कहानी जैसे पूरा रट जाएगी तो भी नहीं रटेगी। ठीक है, अगर कोई ये सोचे कि सिर्फ और सिर्फ हम किस एफोरिज्म में क्या दिया वो पॉइंट रट के बैठ जाए तो भी नहीं समझ में आएगी। तो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि धीरे धीरे हर चीज़ को समझो, फिर उसको छोटे छोटे पार्ट में काटो, फिर समझो। जैसे हम लोगों ने 145 से पढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, तो जैसे 145 से लेकर हम लोगों ने 149 एफोरिज्म तक एक छोटा पार्ट वो था हमारा। ठीक है, फिर हम लोगों ने डिजीज वाला पार्ट स्टार्ट किया 150 से लेकर 155 156 एफोरिज्म तक। ठीक है, जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि इंडिस्पोजिशन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि PQRS सिम्टम क्या होते हैं, एवेल्युएशन ऑफ सिम्टम क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी। तो हमारा एक पार्ट क्या हुआ 145 टू 149 एफोरिज्म, देन 150 टू 156 एफोरिज्म। अब जो अगला हम लोग पढ़ेंगे 157 टू 161 एफोरिज्म तक, ये क्या है हमारा होम्योपैथिक एग्रीवेशन में। तो ऑर्गेनल तो ओवरऑल है ही, बट उसमें भी छोटे छोटे पार्ट करके पढ़ने में बहुत आसानी होती है, समझने में आसानी होती है सारी चीज़ें। ठीक है, तो होम्योपैथिक एग्रीवेशन होता क्या है, इसके पहले अभी हम कोई चर्चा नहीं करेंगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक है, आज नए से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो होम्योपैथिक एग्रीवेशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो हम लोग मेनली 3 चीज पढ़ते हैं, होम्योपैथिक एग्रीवेशन, मेडिसिनल एग्रीवेशन एंड डिजीज एग्रीवेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे होम्योपैथिक एग्रीवेशन क्या है। जब 161 तक हम लोग पढ़ लेंगे, देन उसके बाद हम तीनों मेडिसिनल एग्रीवेशन, होम्योपैथिक एग्रीवेशन एंड डिजीज एग्रीवेशन तीनों को डिफरेंस करके भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग का आज क्या पार्ट हुआ, होम्योपैथिक एग्रीवेशन होता क्या है। तो ऐसे समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, उसके बाद रीडिंग लगाएंगे तो समझ में और अच्छे से आएगा। जैसे किसी को कोई डिजीज सिम्टम लेकर आया, ठीक है, बाई चांस कोई पेशेंट आया, वो कह रहा है उसे हिकअप आ रहा है, या फिर कोई हमारे पास पेशेंट है उससे करंट स्टेट में कह रहा है मुझे फीवर हो रखा है, मेरा बदन टूट रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, लेथार्जी हो रहा है, वीकनेस महसूस हो रही है, ये सारे सिम्टम लेकर आया। हमने उसकी एक पिक्चर बनाई, उसके बाद हमने उस पिक्चर को मैच कराकर एक अपनी मेडिसिन दी। मेडिसिन देने के बाद क्या होना चाहिए, पेशेंट को रिलीफ होना चाहिए। बट होम्योपैथी में एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। हमारी मेडिसिन देने के बाद जो पेशेंट के करंट सिम्टम होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, इंटेंसिफाई कर जाते हैं, बट वो डिजीज वाले सिम्टम नहीं होते। किसके सिम्टम होते हैं, मेडिसिन के सिम्टम होते हैं। समझते हैं इसको थोड़ा। जैसे कोई पेशेंट आया, उसको फीवर था, ठीक है, वो फीवर की टोटलिटी लेकर आया, उसको करंट स्टेट में फीवर है, हमने दवा दी, तो उसके बाद क्या होगा, पेशेंट का फीवर और बढ़ेगा, बट जो डिजीज कंडीशन की वजह से फीवर था वो नहीं बढ़ा। हमें ऐसा दिख रहा है, पेशेंट को ऐसा महसूस होगा उसका फीवर बढ़ा है, बट वो बढ़ा हुआ जो फीवर है किसकी वजह से है, हमारे मेडिसिन के एक्शन की वजह से है। हमारी मेडिसिन बॉडी का फीवर उतना लेकर जा रही है, ना कि डिजीज का। तो हमें ऐसे देखने को मिलता है कि क्या डिजीज का क्या हो रहा है, बढ़ रही है पेशेंट की, बट वहां पर वो डिजीज नहीं बढ़ रही होती, हमारी मेडिसिन का एक्शन हल्का सा बढ़ा हुआ हमें दिखता है। ठीक है, तो हम लोग कॉमनली बोलते नहीं कि होम्योपैथिक दवा खाओ, पहले बीमारी बढ़ाती है फिर उस ठीक करती है। तो वो जो कह रहे हैं बीमारी बढ़ाती है, बट वो एग्जैक्टली बीमारी नहीं बढ़ती। वो जो बढ़े हुए सिम्टम महसूस हो रहा है किसकी वजह से है, मेडिसिन की वजह से हो रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉमनली सल्फर, किसी को एक्ने आ रहा है, ठीक है, हम लोगों ने जो भी समझ में आया सल्फर दी मान लो, तो पेशेंट को जो एक्ने थी डिजीज कंडीशन की वजह से, जो उसे एक्ने थे, मेडिसिन देने के बाद उसके एक्ने बढ़े, बट वो जो बढ़ा हुआ एक्ने है ना, डिजीज कंडीशन की वजह से नहीं बढ़ा, किसकी वजह, सल्फर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो एक्ने पैदा करेगा, वो एक्ने प्रोड्यूस करेगा। जो हमें दिख रहा है कि सिम्टम बढ़े हुए हैं वो डिजीज के नहीं, वो सल्फर के सिम्टम हमें दिख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि डिजीज बढ़ी हुई है। ठीक है,
तो अब डिफिनीशन पे आते हैं कि होम्योपैथी एग्रीवेशन होता क्या है। तो होम्योपैथी एग्रीवेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जो पेशेंट के करंट मैनिफेस्टेशन है या जो करंट सिम्टम है वो इंटेंसिफाई फॉर्म में हमें दिखे, बट साथ में क्या हो, ओवरऑल पेशेंट को बेटर फील होना चाहिए। जैसे किसी को दवा दिया हमने, उसका फीवर बड़े भले ही बढ़ रहा हो, बट ओवरऑल पेशेंट को क्या हो, अच्छा फील होना चाहिए। तो वो क्या है, सॉरी, होम्योपैथी एग्रीवेशन है। ठीक है, और होम्योपैथी एग्रीवेशन होना एक गुड प्रोग्नोसिस के लिए जरूरी है। तो हम लोग जब केंट सर का ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जहाँ पे थर्ड ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं और फोर्थ ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या पढ़ते हैं कि एग्रीवेशन के बाद अगर एम्यूलेशन है तो वो क्या है, सबसे बढ़िया प्रोग्नोसिस उस कंडीशन में होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हो कि होम्योपैथी एग्रीवेशन समझ में आया। होम्योपैथी एग्रीवेशन एग्जैक्टली है क्या, जो पेशेंट के करंट सिम्टम है, जो उसके करंट मैनिफेस्टेशन है वो थोड़े से बढ़ें, बट साथ में पेशेंट को ओवरऑल बेटर फील होना चाहिए, तो ही वो क्या कहलाता है, होम्योपैथिक एग्रीवेशन कहलाता है। इसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, 157 टू 161 एफोरिज्म तक पढ़ते हैं। होता क्यों है, होम्योपैथी एग्रीवेशन हमें क्यों दिखता है, तो होम्योपैथी एग्रीवेशन दिखता है हमारे मेडिसिन के प्राइमरी एक्शन की वजह से। तो हम लोग जब 63, 64, 65 एफोरिज्म पढ़ते हैं, पहले पढ़ेंगे, वहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन ऑफ मेडिसिन पढ़ते हैं। तो प्राइमरी एक्शन क्या होता है, जो मेडिसिन का इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर है वही क्या है, प्राइमरी एक्शन है। उसके बाद हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी उस एजेंट के अगेंस्ट, वो हमारा सेकेंडरी एक्शन कहलाता है। ठीक है, तो होम्योपैथी एग्रीवेशन किसकी वजह से हुआ, जो हमारी मेडिसिन का प्राइमरी एक्शन है उसके वजह से होम्योपैथी एग्रीवेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग को तीन चीजें पढ़ी। होम्योपैथी एग्रीवेशन क्या है, तो होम्योपैथी एग्रीवेशन क्या है, पेशेंट के जो करंट सिम्टम है, जो करंट मैनिफेस्टेशन है, उसका स्लाइट एग्जाजरेशन होना विथ पेशेंट को ओवरऑल बेटरमेंट फील होना, वो हमारा होम्योपैथी एग्रीवेशन कहलाता है। वो किस वजह से होता है, तो हमारी मेडिसिन का जो प्राइमरी एक्शन है उसकी वजह से होम्योपैथी एग्रीवेशन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं कि कोई पेशेंट हमारे पास एक्ने के सिम्टम लेकर आया, हमने उसे मेडिसिन दी, जैसे हमने सल्फर का एग्जाम्पल दिया, सल्फर की वजह से हमने दी, सल्फर के अंदर भी सेम टेंडेंसी होती है, वो एक्ने प्रोड्यूस करता है। और पेशेंट कौन सा कंप्लेन लेकर आया, एक्ने के लेकर आया, तो पेशेंट को पहले से एक्ने थे, हमने जब दवा दी, सल्फर दी, तो सल्फर का प्राइमरी एक्शन क्या हुआ, उसने एक्ने प्रोड्यूस किया। तो जो थर्ड पर्सन है, जो फिजिशियन, उसे क्या देखेगा, या फिर जो पेशेंट है उसे क्या देखेगा, उसके एक्ने बढ़ गए हैं, बट वो एक्ने किसकी वजह से बढ़े, सल्फर की ऐसी टेंडेंसी, तो वो ऐसे ही एक्ने प्रोड्यूस करेगा, तो वहां पे एक्ने बढ़े हुए दिख रहे हैं, बट पेशेंट को ओवरऑल बेटरमेंट होगा। कुछ दिनों बाद, एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद एक्ने ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने 26 वर्जन में पढ़ा था क्या चीज, वीकर डायनेमिक इफेक्शन, जो पेशेंट को डिजीज स्टेट की वजह से एक्ने थे, वो वीकर डायनेमिक इफेक्शन परमानेंटली एक्सटिंग्विश हो जाता है अगर जो मेडिसिनल, हमने जो मेडिसिन दी, सल्फर दिया, वो क्या था, स्ट्रॉन्गर डायनेमिक इफेक्शन उसे एनिहिलेट कर देता है, अगर दोनों के बीच क्या हुआ, सिम्टम सिमिलरिटी हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं होम्योपैथी एग्रीवेशन होता क्या है, हमारी मेडिसिन के प्राइमरी एक्शन की वजह से होता है, एग्जाम्पल क्या है, और पेशेंट ठीक क्यों होगा, ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो 157 टू 161 एफरोजन हम यही पढ़ने वाले हैं कि होम्योपैथी एग्रीवेशन होता क्या है, जिसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, होम्योपैथी एग्रीवेशन इन एक्यूट डिजीजेस, होम्योपैथी एग्रीवेशन इन क्रॉनिक डिजीज। तो 157, 158, 159 एंड 160 एफोरिज्म तक क्या पढ़ेंगे, होम्योपैथी एग्रीवेशन इन एक्यूट डिजीजेस, एंड 160 एफोरिज्म में पढ़ेंगे होम्योपैथी एग्रीवेशन इन क्रॉनिक डिजीजेस। क्रॉनिक केस में होम्योपैथी एग्रीवेशन कब होता है, और 157, 158, 159 और 160 एफोरिज्म में पढ़ेंगे कि एक्यूट डिजीज में होम्योपैथी एग्रीवेशन किस समय होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 157 एफोरिज्म, जो अगला लेक्चर होगा उसमें 3 एफोरिज्म एक साथ पढ़ेंगे, 158, 159 एंड 160 एफोरिज्म।
ठीक है, और 161 क्रॉनिक केस के लिए अलग से पढ़ेंगे। तो अभी पढ़ते हैं 157 नेफ्रोजम है क्या, ठीक है। बट दो इट इज सर्टेन दैट होम्योपैथिकली सेलेक्टेड रेमेडी डज बाय इट्स रीजन ऑफ इट्स एप्रोप्रिएटनेस एंड माइन्यूटनेस ऑफ डोज। जैसा ये सर्टेन है कि होम्योपैथिकली अगर रेमेडी को सेलेक्ट किया जाए, मतलब सिम्टम सिमिलरिटी के बेसिस पे अगर होम्योपैथिक मेडिसिन क्या करें, सेलेक्ट करें, तो उसमें एक सर्टेनिटी होती है, सर्टेन होता है, ये चीज फिक्स होता है कि क्या, कि जो हमारी मेडिसिन के अंदर जो सिम्टम प्रोड्यूस करेगी वो क्या है, जेंटली रिमूव एंड एनहेलेट द एक्यूट डिजीज एनालॉगस टू इट। तो एनालॉगस वर्ड की मीनिंग क्या होती है, तो हम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ते हैं ना, होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन। तो एनालॉगस का मतलब होता है जिसका ओरिजिन क्या हो, डिफरेंट हो, बट फंक्शन सेम हो। एग्जाम्पल सेम, एक्ने वाला डिजीज कंडीशन की वजह से एक्ने प्रोड्यूस हो रहा है, उसका कॉज क्या था, अलग था। हमारी सल्फर जो मेडिसिन है वो भी एक्ने प्रोड्यूस कर रही है, वो भी क्या है, एक्ने प्रोड्यूस कर रही है। फंक्शन दोनों के सेम है, क्या एक्ने प्रोड्यूस हो रहा है, बट दोनों का सोर्स क्या है, अलग है। एक हमारी मेडिसिन की वजह से हो रहा है, एक क्या है, किसी डिजीज डायनेमिक इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है, ठीक है। कोई डिजीज कॉजिंग चीज है जिसकी वजह से एक्ने हुआ, ओरिजिन अलग हुई उसकी, और हमारी मेडिसिन की भी ओरिजिन अलग है, सल्फर से हम दे रहे हैं, बट दोनों का एक्शन क्या है, सेम है, दोनों एक्ने ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो क्या है, एनालॉगस होगा। तो देखो क्या है, क्या लिखा गया लाइन, जो होम्योपैथिक सेलेक्टेड रेमेडी है, रेमेडी डज मतलब वो करेगी ही करेगी, इस चीज में क्या है, सर्टेन है, फिक्स है, कंफर्म है कि अगर होम्योपैथिक मेडिसिन को सेलेक्ट किया जाए तो क्या करती है, जेंटली रिमूव, वो प्यार से, जेंटली मतलब बिना किसी डिस्टरबेंस के, जेंटली एंड एनहिलेट द एक्यूट डिजीज, वो एक्यूट डिजीज को हटा देती है, जो कि क्या होती है, उसका एनालॉगस है। डिजीज एक्ने एनालॉगस है किसके, उसके डिजीज कंडीशन का, और हमारी मेडिसिन दोनों एनालॉगस है एक्ने में, ठीक है। अगर क्या हो, रीजन ऑफ इट्स एप्रोप्रिएटनेस एंड माइन्यूटनेस ऑफ डोज, अगर जो हम डोज देंगे पेशेंट को क्या है, माइन्यूट हो और एप्रोप्रिएट हो, तो क्या होगा, हमारी जो मेडिसिन होगी, होम्योपैथिक सेलेक्टेड रेमेडी होगी, वो क्या करेगी, डिजीज को, एक्यूट डिजीज को हटा देगी, विदाउट मैनिफेस्टिंग इट्स अदर अनहोम्योपैथिक सिम्टम। वो और अनहोम्योपैथिक सिम्टम जो सल्फर के और भी ज़्यादा सिम्टम है, जैसे सल्फर डायरिया प्रोड्यूस करता है, बट पेशेंट के अंदर वो सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करेगा। एक्ने के लिए हमने दिया, एक्ने ठीक हो जाएंगे, बट जो सल्फर के तो बहुत सारे और सिम्टम होते हैं, जैसे डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन या हेमोरॉइड, बट वो सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो वो क्या लिखा है, होम्योपैथिक सेलेक्टेड रेमेडी हो, ठीक है, अगर वो माइन्यूट डोज में दी जाए और एप्रोप्रिएटनेस उसके अंदर, तो क्या करता है, वो डिजीज को ठीक करेगा, एंड विदाउट मैनिफेस्टिंग इट्स अदर अनहोम्योपैथिक सिम्टम, और जो दूसरे अनहोम्योपैथिक सिम्टम थे, मतलब जो कि डिजीज कंडीशन मैच नहीं करे, तो वो प्रोड्यूस नहीं होंगे अगर डोज क्या हो, एप्रोप्रिएट हो उस पेशेंट के लिए। आगे कॉमा, विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड सीरियस डिस्टर्बेंस, कोई नया और कोई न्यू डिस्टर्बेंस पेशेंट के अंदर प्रोड्यूस नहीं होगा। तो जैसे 155 में हनुमान सर क्या कहते थे कि हमें ऐसी मेडिसिन देनी है जो कि क्या करे, डिस्टर्बेंस कम से कम करे। 156 में पढ़ते, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पेशेंट के अंदर डिस्टर्बेंस हो ही ना, तो हम दवा देंगे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगा ही होगा पेशेंट के अंदर। ये चीज़ कहाँ पढ़ते हैं, 156 में। लेकिन यहाँ देखो 157 हनुमान सर क्या कहते, सीरियस डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस ना हो। डिस्टर्बेंस तो होगा क्योंकि क्या है, स्ट्रॉन्गर डायनेमिक एफेक्शन है, कुछ ना कुछ तो हमें देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, डिस्टर्बेंस तो कुछ ना कुछ होगा, बट वो कह सकता सीरियस डिस्टर्बेंस नहीं होगा। डिस्टर्बेंस है बट सीरियस डिस्टर्बेंस नहीं है, एंड कोई प्रोडक्शन ऑफ न्यू सिम्टम, कोई नया सिम्टम नहीं है। आगे, येट इट यूजुअली इमीडिएटली आफ्टर इंजेक्शन फॉर द फर्स्ट आवर और फॉर ए फ्यू आवर काज ए स्लाइट एग्रावेशन। अगर एक्यूट केस हुआ तो हमारी मेडिसिन देने के बाद
कुछ घंटों के अंदर ही या कुछ मिनट के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा एग्रावेशन होगा। जैसे कोई पेशेंट हमारे पास फीवर की हिस्ट्री लेकर आया, हमारी दवा देने के बाद उसका फीवर 15 मिनट के लिए, 1 घंटे या 2 घंटे के लिए फीवर हल्का सा बढ़ेगा। वही चीज़ देखिए, अगर एक्यूट केस हुआ तो हमारी मेडिसिन के बाद थोड़ा सा एग्रावेशन होगा। अगर मेडिसिन कैसी है, एप्रोप्रिएट है, माइन्यूट है और कोई सीरियस डिस्टर्बेंस भी प्रोड्यूस नहीं करेगी और कोई अनहोम्योपैथिक सिम्टम भी प्रोड्यूस नहीं करेगी। अगर हमारी मेडिसिन कैसी है, एप्रोप्रिएट एंड माइन्यूट है, मेडिसिन क्या है, उसकी जो डोज है एप्रोप्रिएट है, कोई अनहोम्योपैथिक सिम्टम भी नहीं आएगा, कोई सीरियस डिस्टर्बेंस भी नहीं आएगा, तो होगा क्या, सिमिलरिटी है, होम्योपैथिकली सिलेक्टेड है। जो पेशेंट का फीवर की स्टेट है एक्यूट केस में, वो क्या होगा, थोड़ा सा फीवर बढ़ेगा। वही चीज लिखी गई है कि इमीडिएटली आफ्टर इंजेक्शन, खाने के तुरंत बाद, फॉर ए फर्स्ट आवर, शुरुआती कुछ घंटों में या कुछ घंटे के लिए क्या होगा, ए स्लाइट एग्रावेशन व्हेन डोज हैज नॉट बीन सफिशिएंटली स्मॉल। अगर डोज हमारी कैसे बहुत स्मॉल नहीं है तो मतलब अगर हम मिनिमम डोज दें, ये होम्योपैथी एग्रावेशन क्या होगा, कम होगा। तो मतलब पेशेंट के अंदर डिस्टर्बेंस कम से कम होगा। तो यही चीज़ हमें सर शुरू से बताना चाहते हैं। 155 मंथ 56 मंथ में से हम बेस बनाया है और 157 में बताना शुरू किया होम्योपैथी एग्रावेशन होता क्या है। आगे, वेयर द डोज हैज बीन समवट टू लार्ज हाउएवर फॉर ए कंसिडरेबल नंबर ऑफ आवर, अगर हमारी दवा की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, डोज क्या है, समवट टू लार्ज, ज़्यादा है, तो ये जो फ्यू आवर बोल रहे हैं कि कुछ घंटे के लिए ये फीवर बढ़ेगा या पेशेंट के सिम्टम बढ़ेंगे, तो उस केस में क्या होगा, अगर हमारी दवा की डोज क्या ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, इन नंबर ऑफ आवर, वो घंटे और ज़्यादा हो सकते हैं, वो 4 घंटे या 6 घंटे के लिए हो गया। आगे, विच हैज सो मच रिजेम्बलेंस टू द ओरिजिनल डिजीज, और जो मेडिसिन के जो सिम्टम वो क्या थे, ओरिजिनल डिजीज से बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रहे थे, वो क्या थे, सिमिलर थे। दैट इज सेम टू द पेशेंट टू बी एन एग्रावेशन ऑफ इट्स ओन डिजीज, और ऐसा सीम होगा, प्रतीत होगा पेशेंट को और फिजिशियन को कि उसके जो खुद की डिजीज है वो बढ़ गई है, बट वो खुद की डिजीज नहीं बढ़ती, वो कौन से सिम्टम बढ़े हुए में दिख रहे हैं हमें, हमारे मेडिसिन के सिम्टम है वो। आगे, बट इट इज इन रियलिटी, पेशेंट को क्या दिखेगा कि एग्रावेशन ऑफ हिज ओन डिजीज, उसकी डिजीज बढ़ गई है, बट रियलिटी में क्या होगा, नथिंग मोर देन एन एक्सट्रीमली सिमिलर मेडिसिनल डिजीज, ये जो बढ़े हुए सिम्टम दिख रहे हैं वो ज़्यादा कुछ भी नहीं है सिवाय मेडिसिनल डिजीज के, हमारी मेडिसिन के वो सिम्टम है, ना कि पेशेंट के अपने सिम्टम है। समवॉट एक्सीडिंग इन स्ट्रेंथ द ओरिजिनल अफेक्शन, और जो कि समवॉट थोड़े बहुत क्या एक्सीड इन स्ट्रेंथ, अगर स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन है तभी तो वीकर को हटाएगा, तो जो कि क्या है स्ट्रेंथ था, ओरिजिनल जो अफेक्शन था, ओरिजिनल फीवर था, ओरिजिनल एक्ने था, वो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ, हमारी मेडिसिन की जो स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा होगी ही होगी। ठीक है, तो हमने इन 2 पॉइंट पढ़े। अगर एक्यूट केस है तो क्या होगा, होम्योपैथी एग्रावेशन तुरंत हो जाएगा। अगर डोज कम है तो ये जो होम्योपैथी एग्रावेशन हुआ कुछ घंटे के लिए ही रहेगा, बट हमारी दवा तो सही है बट उसकी डोज ज़्यादा है, तो क्या होगा, यही एग्रावेशन कुछ घंटे या कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते नहीं मिनिमम डोज करके देना चाहिए, मिनिमम डोज दो, मिनिमम डोज दो, तो वो मिनिमम डोज क्या होगी, ये हम थियोरेटिकली या स्पून फीडिंग नहीं हो सकती। हनीमैन सर आगे जब हम लोग पढ़ेंगे 272 273 एफएसएम के आसपास, तो हनीमैन सर बताते हैं कि ये किसी पेशेंट के लिए मिनिमम डोज क्या है ये कोई सिखा नहीं सकता, ये लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करके बहुत सारे पेशेंट को देखकर ही आता है कि हाँ इस केस में हमारी ये डोज इस पेशेंट के लिए मिनिमम होगी। ठीक है, तो होम्योपैथी एग्रावेशन समझ में आया कि है क्या। तो होम्योपैथी एग्रावेशन क्या है, जो पेशेंट के करंट डिजीज के सिम्टम है, जो करंट मैनिफेस्टेशन है, वो ऐसा दिखे कि वो थोड़ा बहुत बढ़ गया है, दिखे, रियलिटी में वो नहीं बढ़ता। ठीक है, बट साथ में पेशेंट को अच्छा फील हो, बेटर फील हो, वो हमारा होम्योपैथिक एग्रावेशन कहलाता है। ये होता क्यों है, हमारे मेडिसिन का जो प्राइमरी एक्शन है उसकी वजह से ये सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं।
ठीक है। और क्या, अगर होम्योपैथिक मेडिसिन को हम अच्छे से सेलेक्ट करके, ठीक है, मिनिमम डोज में देंगे, तो ये जो होम्योपैथी एग्रावेशन होगा एक्यूट केस में बहुत ही कम घंटों के लिए होगा, बहुत ही कम समय के लिए एग्रावेशन होगा। अगर डोजिंग ज़्यादा है, डोज ज़्यादा है, तो ये एग्रावेशन और लंबे समय तक लास्ट कर सकता है। तो ऐसा पेशेंट को फील होता है कि उसकी जो डिजीज स्टेट थी वो थोड़ी बहुत बढ़ गई, उसके डिजीज के सिम्टम बढ़ गए हैं। बट रियलिटी में क्या होता है, हमारी जो मेडिसिन है, जो कि क्या स्ट्रॉन्गर डायनेमिक इफेक्शन है, उसके सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं पेशेंट के अंदर। तो एक्यूट केस में क्या होगा, होम्योपैथिक एग्रावेशन तुरंत हो जाएगा। और ये जो एग्रावेशन हुआ कुछ घंटे से लेके कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है। कुछ घंटे के लिए कब होगा, जब डोज क्या होगी, कम होगी। और टाइम के लिए ज़्यादा एग्रावेशन कब होगा, अगर डोज क्या होगी, ज़्यादा होगी। डोज और पोटेंशियम डिफरेंस है, एनर्जी तो ज़्यादा है बट डोज कम करके दे रहे हैं। ठीक है। तो 157 एफोरिज्म उम्मीद करते हैं सामने आएगा। होम्योपैथी एग्रीवेशन होता क्या है, किस मेडिसिन के प्राइमरी एक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इसके अंदर जो करंट मैनिफेस्टेशन है थोड़े बहुत बढ़ते हैं, ठीक है। और ये बढ़े कम से कम हो, पेशेंट के अंदर डिस्टर्बेंस कम से कम हो, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमम डोज के फॉर्म में मेडिसिन को देना पड़ेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे 158, 159, 168 एफोरिज्म अगले लेक्चर। आज के लिए हो सकता है।